वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू और ये है पेपर नंबर 3 एंड लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 5 ऑफ पेपर 3। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। डिस्क्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियोस, पूरा यहाँ तक के हम सॉल्व कर चुके हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या उसकी रेडियस r है, n रोटेशन पर सेकंड कर रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी गई है, n चक्कर एक सेकंड में लगा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछे, डायरेक्शन नहीं पूछी है। ओके, आप ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगी आई, Q बाई टी फॉर्मूले से अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो चार्ज E गुजरता है किसी बिंदु से, किसी एक पॉइंट से, जिसमें समय लगता है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड T के बराबर, और कैपिटल T जो होगा अगर इसकी रेडियस R है तो 2 पाई R बाई V होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कैपिटल T होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर n दी हुई है तो मैं 1/t की जगह n लिख सकता हूँ, तो ये हो गया E इंटू n, दिस मच इज करंट। फिर हम जानते हैं अगर करंट लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है म्यू जीरो एन आई, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, अदरवाइज म्यू जीरो आई अपॉन 2r। सो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे सिंपली i की वैल्यू रखनी है, नीचे 2r आएगा तो यहाँ पे आ गया ई एन। तो इससे मैच करता हुआ जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है चौथा ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। 42, इफ गिवन अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट दिया हुआ देखते हैं, इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट यानी इधर जा रहा है, स्पीड v से, तो पोटेंशियल डिफरेंस b और d के बीच में और करंट लूप में, दो चीजें बतानी, वो होंगी रेस्पेक्टिवली, तो सीक्वेंस में बतानी। ओके, ये सेटअप है, b और d के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इस लूप में। ओके, अगर सब हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन मान लें, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंशन अप टू इन्फिनिटी है, इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये हमने मान ली, तो नो डाउट ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, पर करंट फ्लो नहीं होती, आपको पता है करंट फ्लो, ये शॉर्ट सर्किट है, ये कॉइल, ये लूप शॉर्ट सर्किट है, तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, हाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगा चार्जेस का। तो मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं अगर हम, मोशनल ईएमएफ V इक्वल टू BVL, मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी V है, L का क्या करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें वर्टिकल लेंथ लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं कर्व पास से हमको, इट इज 4r जैसा हम देख रहे हैं, ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक 2r, फर्दर नीचे 2r, कुल मिला के 4r, तो ये लेंथ कम आई। तो ऑप्शन हमारे पास है 4 BVR एंड 0, करंट कोई फ्लो नहीं होगी, फोर्थ वन इज करेक्ट, शॉर्ट सर्किट है इसलिए करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट, इसके एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये पीक वैल्यू हो गई, ये इसकी टोटल फेज हो गई, ये इनिशियल फेज हो गई, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है फेज में, वी कंक्लूड दैट कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है या करंट आगे, तो करंट आगे है, दिख रही है क्योंकि ये -π/6 है इसका और इसका π/6 प्लस, सो करंट इज लीडिंग, ये हमें समझ में आया, कितने से, π/6 प्लस π/6, 2π/6 यानी π/3, और π/3 क्या होता है, π/3 होता है 60 डिग्री, 180/3, 36 हो जाती, एक ही आंसर है 60 डिग्री। करंट लीड वाले दो आंसर है पर 60 डिग्री वाला एक ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, बोथ डबल्ड,
तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 ni। देखेंगे काम आता है कि नहीं आता। लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, ओके। n कांस्टेंट है, n इक्वल टू n बाय l। हमने नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया। कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सेम, तो सेल्फ इंडक्टेंस, बात तो इंडक्टेंस की जा रही, यानी L हमको पता करना है। किसके लिए? आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। μ0, इसमें दोनों n आ सकते हैं और सिंगल n भी आ सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, n n a, तो L नीचे आएगा या ऊपर आएगा? अब मान लो आप भूल गए, आपको याद नहीं एक्सप्रेशन, भाई एक तरीका तो है कि आपको याद हो, दूसरा तरीका आपको याद नहीं है, एल ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। क्योंकि एन स्क्वायर के टर्म्स में हम इसको लिख लेते हैं, जैसे कैपिटल एन की जगह मैं लिखूंगा एन इंटू एल, तो एन स्क्वायर एल ए हो गया, और स्मॉल एन की जगह में लिखा कैपिटल एन अपॉन एल, तो बच्चों ये बन जाएगा μ0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मैं मान लेता हूँ ये फॉर्मूला सही है, मुझे नहीं पता अभी, मान लेता हूँ सही है, मैंने सही रिकॉल किया नहीं, मेरे को डिराइव करना आता है, मैं डिराइव कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने मान लिया ये सही है, डिराइव करने का तरीका बता दूं? चलो बताया था, डिराइव कर लेते हैं। L इक्वल टू माइनस n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, फाई इज बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो हो गया तो बी ए हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एन ए डी बी बाई डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड μ0 एन आई होता है, आपको पता है, छोटा है। तो ये एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास, कांस्टेंट है μ0, बाहर आ गया। अच्छा, डी आई बाई डी टी का क्या करेंगे? छोटा एन बड़ा एन दोनों आ गया, ए भी आ गया, अब बाकी बच रहा है डी आई बाई डी टी। कुछ गलत किया क्या? फाई इक्वल टू बी ए, सही है। हाँ, एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी नहीं होता है, ये तो ईएमएफ होता है। एल इक्वल टू होता है, यहाँ लिखता हूँ, ईएमएफ होता है एल अपॉन डी आई बाई डी टी। तो एल हुआ ये ईएमएफ टाइम्स डी आई बाई डी टी, ईएमएफ टाइम्स डी आई बाई डी टी। कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कट पिट के जाएगा। ओहो, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, यही गलती कर रहा था। एल इधर आएगा और ये होता है ईएमएफ के टर्म्स में, अब सही याद आया। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, हम भी, ये तरीका है, मान लो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है किसी दूसरी अप्रोच से, दूसरी अप्रोच से क्रॉस चेक करेंगे तब हम सही और गलत का पता लगा पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो एल इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू ये है, अब मैं इसको डी आई बाई डी टी से डिवाइड करता हूँ, तो डी आई बाई डी टी यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। वो गायब हो गया तो ये एक्सप्रेशन ये बना, ये बनाते बनाते ये सारे एक्सप्रेशन सही है जो मैंने लिखे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन को डबल कर रहे हैं और लेंथ को भी डबल कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से 4 टाइम्स और लेंथ को डबल कर 2 टाइम्स, तो 4 बाई 2 यानी 2 टाइम्स कुछ हो रहा है, तो डबल हो गया आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं, जहां भी डाउट है वेरीफाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एआर क्वेश्चन पे आगे बच्चों। एआर क्वेश्चन 45, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस, पता है, ओके है, एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ओके है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स
विदाउट एनी ब्रेक्स एंड दे फॉर्म क्लोज लूप। गौर कीजिए बच्चों, ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के बारे में की जा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पे गौर कीजिए, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो रीजन गलत है। assertion is true but reason is false। क्लोज लूप नहीं बनाती है, इसी बेसिस पे हम कह पाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। लिंक करके याद रखना आपको। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है, when a dielectric medium is filled between the plates of condenser, its capacitance increases। सही बात है, capacity becomes k times। The dielectric medium reduces the potential difference between the plates of the condenser। क्या हमेशा? हमेशा तो नहीं। अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक लगाओ चाहे मत लगाओ। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिड्यूस कर देता हो। कैपेसिटी क्यों बढ़ती है, उसका कारण कैपेसिटी के फॉर्मूले में छुपा हुआ है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन पोटेंशियल। एप्सिलॉन 0 a by d कैपेसिटी हो जाएगी k टाइम्स अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी ज्योमेट्री में छुपा हुआ है। और मीडियम एप्सिलॉन 0 टाइम्स क्या हो जाती है, परमिटिविटी एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई करना होता है एप्सिलॉन 0 से, क्योंकि एप्सिलॉन m आएगा। तो इसका कारण ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया। रीजन इज रॉन्ग, assertion is correct। हालांकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर सकता है, प्रोवाइडेड बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। तो रीजन इसका करेक्ट रीजन नहीं है, पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं और चार्ज कांस्टेंट है, तो जो नया पोटेंशियल है V डैश, जो कि E इंटू डी होता है, डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया है, और E जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। सिग्मा होता है Q अपॉन A। इस फॉर्मूले से मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 के आएगा नीचे, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस। ये ओके हो सकता है स्टेटमेंट, तो हम इसको भी बना सकते हैं आंसर। बोथ आर करेक्ट, पर आर इज नॉट द, पर ये यूनिवर्सल नहीं है रीजन। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा फंस जाते हैं यहाँ पे आके। तो अब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने क्या सोचकर बनाया, उस पर ये डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी द आंसर। 46 का A and R true, R is the correct explanation of A, और उसने रीजन दिया Q equal to CV, which is totally wrong। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडेंसर में रखने तो ये तो गलत कारण है। So we have to make correction in 46th question। It is wrong। डाइलेक्ट्रिक मीडियम reduces the potential difference between the plates, इसलिए कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी इसलिए नहीं बढ़ती, कैपेसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप चार्ज कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर पोटेंशियल केवल तभी डिक्रीज होता है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है। आई डू नॉट एग्री। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में डालेंगे हम इसको, इसका आंसर गलत है। अगला है, बेंडिंग ए वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो, नहीं तो ध्यान रखना होता हमें, जहां भी तार जा रहे हैं घर पे तो बैंड कम से कम आए, ये ध्यान रखते हैं। ऐसा ध्यान नहीं रखते, तो ये सही है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये भी सही है, बेंडिंग पर डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। R is proportional to resistivity and resistivity is material property। ठीक है, तो बेंडिंग अफेक्ट नहीं करती, क्या इसका करेक्ट रीजन है? इसको ऐसे पढ़ के देखें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दैट्स व्हाई
बेंडिंग ए वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, इसका आंसर भी देख लेते हैं। 47, ठीक है। आंसर फर्स्ट 48। When radius of circular loop carrying current is doubled, its magnetic moment becomes 4 times. मैग्नेटिक मोमेंट जहां भी ये टर्म आ गए आपको याद आ जाएगा, m होता है आइए, आइए भाई, आइए चले आइए, आई ए पाई आर स्क्वायर है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस को दुगना किया, मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप। सही है, फर्स्ट आंसर। सॉरी, मैंने दो दो कचौरी खा ली, अभी खाना खाना बाकी है। गलत बात है, दो कचौरी नहीं खानी चाहिए एक साथ। Given below are two statements labeled as Faraday's laws are consequences of conservation of energy. फैराडे के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो फैराडे के लॉज लिखा है। अब लॉज तो केमिस्ट्री में होते हैं दो, इलेक्ट्रोलिसिस में, और इधर तो लॉ होता है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। In a purely resistive circuit, the current lags behind EMF. कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों ही गलत दिख रहे हैं, कुछ भी लेना देना नहीं। अच्छा, ये पीछे वाला देखो, पीछे वाले का आंसर अलग दे रखा है। मैंने तो फर्स्ट बोला था, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज डबल्ड, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, असर्शन करेक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप, वो भी करेक्ट। तो एरिया है तभी तो रेडियस, का आंसर तो फर्स्ट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एम्पियर टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। सो 48 में भी असर्शन रीजन में हमेशा गड़बड़ रहेगी। इसका आंसर 48 का भी गलत दिया है मैंने, तो सही लगाया फर्स्ट को, ठीक है। और 49 में लगाऊंगा बोथ फॉल्स, असर्शन रीजन बोथ फॉल्स। यहाँ ये कह रहे हैं A is true but R is false. Faraday's laws are consequences of conservation of energy. हर लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो हो गए होगा, तो इस बेसिस पे भले ये कह दे कि असर्शन ट्रू है। फैराडे लॉ होता क्या है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब एनर्जी को यहाँ कैसे लाओगे आप, लेंजेस लॉ में तो हम लाते हैं। एनर्जी को ऐसे लाओगे कि नेगेटिव साइन जो है, जो कि लेंज ने जिसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो इसमें मैं फिर करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, हर लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो असर्शन इज ट्रू। और रीजन के तो अते पते नहीं, रीजन तो कहीं के दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, मेरा यही मानना है, ये कहना है, ये अनुभव कि एआर क्वेश्चन पर बैट मत लगाना। मतलब एआर क्वेश्चन जो है जिसमें आप श्योर हैं, बिल्कुल दिख रहा है जिसमें, नहीं तो अटक जाएंगे। तो इनको चॉइस पर छोड़ना। 4 क्वेश्चन चॉइस में सीबीएसई ने इसलिए दिया आपको कि ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन अगर बन के आ जाए जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, छोड़ देना। बिकॉज ये गड़बड़ करते हैं, कैसे क्या किसने बना दिया कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 50th, सेक्शन सी में आ गए हम लोग। थिन सेमी सर्कुलर रिंग रेडियस आर, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ओ, ये कितना होगा? अगर ये रिंग पूरी होती तो 0 होता, तो आधी है तो कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो एलिमेंट लेकर आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से। तो यहाँ तो अभी तो फॉर्मूला ही चाहिए हमको। अच्छा, 0 ऑप्शन यहाँ पे है नहीं,
तो वैसा आप सोच नहीं सकते कि हाँ कहीं से कट पिट के 0 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हाउ टू सॉल्व इट। ये एलिमेंट लिया, इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट निकाला हुआ है। सो एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है कि ऐसा कोई सवाल आपको मिलेगा, फिर भी एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट। मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आईआईटी वाले बच्चे तो कर लेंगे। माइनस क्यू जे कैप अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। So the correct option is option number 4. क्या किया हमने, सिमेट्रिकली सिचुएटेड एलिमेंट्स लिए, इसको इंटीग्रेट किया 0 to पाई to get the result. So I think 51 और बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो इस लेक्चर में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।